हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। डॉली विथ होम साइंस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा नेक्स्ट क्लास जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर का है। इसके पहले हमने अपना सिलेबस डिस्कशन का क्लास आप लोगों को दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसका आपको लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, उस क्लास को, उसके बाद इसे देखिएगा तो जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देन आज का हमारा क्लास है 12th होम साइंस का जो सिलेबस है 2025-26 का, उसके अकॉर्डिंग, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमारा होम साइंस क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीविका, आजीविका और कार्य। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। देन इसी के साथ हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला लेसन है कार्य, जीविका और आजीविका। तो आज हमारा पहला टॉपिक है कार्य। आज सबसे पहले हम अपने कार्य के बारे में देखेंगे। तो कार्य का क्या अर्थ होता है? कार्य का क्या अर्थ होता है? कार्य वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्य को पूरा करता है। जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पूरा करता है। और समाज में अपना पहचान बनाता है। ओके, तो कार्य का अर्थ हम देख रहे हैं। तो कार्य का तो एक सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए, कार्य का मतलब होता है काम करना। कार्य का अर्थ है काम करना, ठीक है। तो यहाँ पर कार्य का अर्थ लिखा गया है कि कार्य वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को पूरा करता है और समाज में अपना पहचान बनाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कार्य का मतलब होता है काम करना। अगर हम हमारा कोई लक्ष्य है जिसे हम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्रिया करनी पड़ेगी ना, कार्य करना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए, आप एक विद्यार्थी हैं, आपका लक्ष्य है एग्जाम को पास करना, ठीक है ना। आपका लक्ष्य है एग्जाम को पास करना, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। पढ़ाई करना आपका क्या हुआ? काम हुआ। कार्य कर रहे हैं ना आप, तो पढ़ाई करना आपका काम हुआ। देन उसके बाद आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा कि आप पास हो जाएंगे। तो पास होने के लिए आप जो कार्य कर रहे हैं पढ़ाई जैसी, उसी को हम कार्य कहते हैं, ठीक है। तो अपने उद्देश्यों को पाने के लिए, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हम जो कार्य करते हैं उसी को हम कार्य कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कार्य का अर्थ हो गया। देन उसके बाद हम देख लेते हैं
उसके बाद हम देख लेते हैं कार्य के उद्देश्य। हमारा कार्य का अर्थ हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कार्य के उद्देश्य। ठीक है, तो हमारे कार्य के उद्देश्य में हमारा पहला है, कार्य के उद्देश्य में हमारा पहला है रोजगार का साधन। रोजगार का साधन। ठीक है, तो हमारे कार्य के उद्देश्य में हमारा पहला उद्देश्य है रोजगार का साधन। तो हमारे कार्य के उद्देश्य में पहला है रोजगार का साधन, जिसे हम, ये कार्य जो है या आजीविका का हमारे स्रोत है। कार्य जो है वह हमारे आजीविका का स्रोत है। कार्य के माध्यम से हम कोई काम करते हैं जिसके फलस्वरूप हमें वेतन मिलता है। ठीक है, हम कोई कार्य करते हैं जिसके फलस्वरूप हमें वेतन मिलता है। वह वेतन जो है वही हमारा स्रोत है। ठीक है, उसी वेतन से ही हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है ना, तो कार्य जो है हमारा क्या हुआ, एक प्रकार का हमारे आजीविका का एक स्रोत हुआ, क्योंकि उसी स्रोत के माध्यम से हमें वेतन मिल रहा है ना। तो कार्य के करने के बाद जो हमें वेतन मिलता है, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे ही हम कार्य कहते हैं। तो हमारे कार्य का यही उद्देश्य है, रोजगार का साधन। जो कार्य है उसकी वजह से हमें रोजगार मिलता है और रोजगार के माध्यम से हम अपनी जरूरतों की पूर्ति करते हैं। देन हमारा एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं, जैसे कोई के बाद जाके वह डॉक्टर हुआ। ठीक है ना, तो पहले वह पढ़ाई जैसी कार्य किया, पढ़ाई जो किया उसने, मतलब कि वह कार्य किया, उसके बाद उसे उसका लक्ष्य मिला, उसका उद्देश्य मिला, वह डॉक्टर बन गया, तब उसे वेतन मिला, तो उस वेतन से वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किया। तो फिर उसे जब वह कार्य किया, उसे डॉक्टर नाम की जो पदवी मिली है, जो उसे उसका जॉब मिला है, वह क्या है, रोजगार का साधन ही है ना। तो कार्य के माध्यम से रोजगार का साधन मिलता है, जिससे वेतन प्राप्त होता है, उसके फलस्वरूप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। देन हम अपना दूसरा देखते हैं हमारे कार्य के उद्देश्य में, पहचान और स्वाभिमान। ठीक है, दूसरा है हमारा पहचान और स्वाभिमान। पहचान और स्वाभिमान। ठीक है, हमारे कार्य के उद्देश्य में हमारा दूसरा है पहचान और स्वाभिमान। तो पहचान और स्वाभिमान का मतलब है, जब हम कोई कार्य करते हैं उसके फलस्वरूप हमें जो, पहले हम कार्य के रूप में समझ लिया, हमने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद हम एक टीचर बन गए। ठीक है, अध्यापक बन गए। किसी के घर कोई काम पड़ा, आपको वो कोई मतलब कि बुलाए किसी काम से जो कि पढ़ाई से रिलेटेड होगा, तो आप उसके घर जब जाएंगे तो वह और जो उनके यहाँ जो लोग आते हैं, उनके हिसाब से वो आपका मान सम्मान अधिक करेंगे। आइए मास्टर साहब बैठिए, आइए पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, इस प्रकार से ये सारी बातें आपसे की जाएंगी। तो ये सबसे तो नहीं की जाएंगी ना। तो आपका जो है वह एक अलग पहचान है, क्या कि आप मास्टर जी हैं, आप अध्यापक हैं, है ना। तो आपको ये जो पदवी मिली है, जो मान सम्मान मिल रहा है, किसकी वजह से मिल रहा है, आपने पढ़ाई जैसा कार्य किया, उसी के फलस्वरूप आपको अध्यापक की पदवी मिली है ना। तो यही हमारे कार्य के उद्देश्य में दूसरा है कि हमें कार्य करने से पहचान और स्वाभिमान मिलता है। देन हमारा तीसरा है आनंद और संतुष्टि। तीसरा पॉइंट है हमारा आनंद और
आनंद और संतुष्टि। ठीक है, हमारे कार्य के उद्देश्य में तीसरा है हमारा आनंद और संतुष्टि। जब कोई भी कार्य करने से जो आपकी मनपसंद का कार्य हो तो हमें मानसिक आनंद मिलता है, मानसिक संतुष्टि मिलती है, मानसिक खुशी मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लीजिए, एक किसान है, उसने अपना खेत जुताई करवा दिया, उसको बो दिया, सिंचाई कर दिया, जितनी भी क्रियाएं होती हैं सारा कुछ उसने कर दिया। ठीक है, फिर लास्ट में जब उसका फसल पूरा तैयार हो गया तो वहां जाकर देखता है अपने खेत के पास कि उसका पूरा फसल बिल्कुल तैयार है, कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ है, उसका फसल पूरी तरह से तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसने कार्य के माध्यम से पूरी क्रिया की जो किया जाता है फसल के लिए। तो उस फसल को देखकर उस किसान के मन में जो खुशी होती है, जो आनंद होता है, जो संतुष्टि होती है, उसी को ही हम आनंद और संतुष्टि कहते हैं। उसने पहले कार्य किया, जुताई, बुआई, सिंचाई जो भी था उससे संबंधित सारा कार्य किया, देन उसके बाद उसे कंप्लीट फसल मिला, कंप्लीट रूप से तैयार उसका जो फसल है तब जाके उसे मिला, उसको देखकर उसे आनंद और संतुष्टि हुई। तो हमने जब कार्य किया तभी ना हमें मिला आनंद और संतुष्टि। तो वही हमारे कार्य का तीसरा उद्देश्य है कि जब हम कार्य करते हैं तो हमें आनंद और संतुष्टि मिलती है। देन हम इसके आगे देखते हैं, हमारा चौथा कार्य का उद्देश्य है, चौथा हमारा कार्य का उद्देश्य है, चौथा है हमारा पद शक्ति और नियंत्रण। पद शक्ति और नियंत्रण। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? पद शक्ति और नियंत्रण। तो चौथा टॉपिक अपना हम देखते हैं, चौथा पॉइंट पद शक्ति और नियंत्रण। आप पढ़ लिख कर आईएएस बन गए, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट आईएएस बन गया, तो पढ़ाई किया, उसको डिग्री मिली, वह आईएएस बन गया। ठीक है, तो पहले उसने कार्य किया, देन उसके बाद पद शक्ति और नियंत्रण मिला, है ना। जब उसने कार्य किया तभी जाकर ना उसे पद शक्ति और नियंत्रण मिला। अगर कोई आईएएस ऑफिसर कहीं पर जाएगा तो पद तो उसके पास है ही, उसके पास शक्ति तो है ही, प्लस नियंत्रण भी है ना। तो इस प्रकार से कार्य करने के फलस्वरूप जब उसे पद शक्ति और नियंत्रण की प्राप्ति होती है तो वह हमारे कार्य के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। देन हम अपना पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा आर्थिक लाभ। पांचवा पॉइंट है हमारा, पांचवा पॉइंट है हमारा आर्थिक लाभ। क्या है? आर्थिक लाभ। ठीक है, तो हमारे कार्य का यह भी उद्देश्य होता है आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ का मतलब है कि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, आप कोई व्यवसाय करेंगे जब, तो उसके पहले आपको क्रिया करनी पड़ेगी ना, उससे संबंधित जो कुछ भी होगा। डायरेक्ट व्यवसाय तो नहीं हो जाएगा, तो उसके पहले जो क्रिया की जाती है वह हमारा कार्य हो गया। उसके फलस्वरूप आप जब व्यवसाय करने के बाद उसका निर्यात करेंगे तो उससे जो आपको लाभ मिलेगा, जो बचत होगी आपकी, जो आपको आर्थिक मदद मिलेगी, वो सारा कुछ हमारा आर्थिक लाभ के अंतर्गत आता है, जो कि हमारे कार्य का उद्देश्य है। जब हम कार्य करेंगे उसी के फलस्वरूप हमें आर्थिक बचत, आर्थिक लाभ, ये सारा चीज हमें मिलेगा, जो कि कार्य के उद्देश्य के अंतर्गत आता है, कार्य करने के फलस्वरूप ही हमें मिलता है। देन उसके आगे हम देखते हैं कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, जो जो भी यहाँ पर लिखवाया जा रहा है सारा कुछ आप नोट कीजिएगा, क्योंकि आप नोट्स बनाए रहेंगे तो सारा कुछ
पूरा बुक तो आप पढ़ नहीं सकते एग्जाम टाइम पे, तो आपके पास अगर नोट्स रहेगा तो आप फटाफट रिवीजन करके सारा कुछ अपना कवर कर लेंगे। नोट्स रहने से बस एक ही फायदा होता है कि हम ज्यादा चीज थोड़े टाइम में पढ़ लेते हैं। जो ज्यादा हमारा ये कंटेंट होता है उसको हम कम टाइम में कवर कर लेते हैं उसका रिवीजन करके, बस इतना ही फायदा है और कुछ नहीं। देन उसके बाद हम आगे देखते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। तो हमारे कार्य का उद्देश्य हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, कार्य को प्रभावित करने वाले कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, कार्य को प्रभावित करने वाले कारक जो कि हम देखने वाले हैं। तो पहला है हमारा स्वास्थ्य, जिसमें से पहला है हमारा शिक्षा, देन दूसरा है हमारा स्वास्थ्य, देन तीसरा है हमारा आयु लिंग, देन चौथा है हमारा अवसर की सुलभता, अवसर की सुलभता, देन पांचवा है हमारा भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, देन छठवां है हमारा वित्तीय लाभ। ठीक है, कार्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं हमारे, पहला है हमारा शिक्षा जो कि कार्य को प्रभावित करता है, देन दूसरा है हमारा स्वास्थ्य, उसके बाद तीसरा है हमारा आयु और लिंग, चौथा है हमारा अवसर की सुलभता, पांचवा है हमारा भौगोलिक स्थिति और छठा है हमारा वित्तीय लाभ। ये सारे हमारे कार्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देन हम इसके आगे देखते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। इसके आगे हम देखते हैं ओके, इसके बाद हम क्या देखते हैं, अर्थपूर्ण कार्य। ओके, हम देखते हैं क्या, अर्थपूर्ण कार्य। तो अर्थपूर्ण कार्य का क्या अर्थ होता है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। अर्थपूर्ण कार्य वह होता है अर्थपूर्ण कार्य, अर्थपूर्ण कार्य वह होता है जो समाज के लोगों के लिए उपयोगी होता है।
उपयोगी होता है, उपयोगी होता है और पूरी जिम्मेदारी से, पूरी जिम्मेदारी से, पूरी जिम्मेदारी से किया जाता है, पूरी जिम्मेदारी से किया जाता है, जिसमें आनंद भी मिलता है। ओके, तो हमारी हेडिंग क्या थी? अर्थपूर्ण कार्य। अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है? तो उसका अर्थ है कि अर्थपूर्ण कार्य वह होता है जो समाज के लोगों के लिए उपयोगी होता है और पूरी जिम्मेदारी से किया जाता है, जिसमें आनंद भी मिलता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम जब कोई कार्य करते हैं जो समाज के लिए होता है, जो समाज में रहते हैं उन लोगों के लिए होता है, तो वह कार्य हमारा अर्थपूर्ण होता है। जब हम कोई कार्य करते हैं जो सभी लोगों के लिए होता है, ठीक है, वह कार्य जो सभी लोगों के लिए किया जाता है उसे हम अर्थपूर्ण कार्य कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं पर्यावरण संरक्षण का कार्य, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण का कार्य जो कि एक अर्थपूर्ण कार्य के अंतर्गत आता है। तो पर्यावरण संरक्षण का कार्य करने से सभी लोगों को लाभ होगा ना, सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, है ना। तो पर्यावरण संरक्षण जो है वह सभी लोगों के लिए है, तो वह हमारा अर्थपूर्ण कार्य के अंतर्गत आता है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं। पहला है हमारा एग्जाम्पल के रूप में पर्यावरण संरक्षण, दूसरा है हमारा शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का प्रसार। देन तीसरा है हमारा सामाजिक नेतृत्व, नेतृत्व। ओके, तो एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं पर्यावरण संरक्षण जो कि पूरे समुदाय के लिए होता है। देन दूसरा है हमारा शिक्षा का प्रसार। अगर हम शिक्षा के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे तो वह हमारे सभी समाज के लोगों के लिए अच्छा होगा। तो इसलिए जो सभी लोगों के लिए उपयोगी है जो कार्य, वह हमारा अर्थपूर्ण कार्य के अंतर्गत आता है। और तीसरा एग्जाम्पल है हमारा सामाजिक नेतृत्व। सामाजिक नेतृत्व का मतलब होता है कि समाज में कोई कार्य अगर गलत हो रहा है तो कोई व्यक्ति जाकर अगर उसको अच्छी चीज बता रहा है, अच्छा रास्ता दिखा रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा कीजिए जिससे सबका भला होगा, सबको फायदा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वह हमारा नेतृत्व के अंतर्गत आता है। कोई सामाजिक नेतृत्व अगर कर रहा है तो वह हमारा अर्थपूर्ण कार्य के अंतर्गत आता है। देन इसके आगे हम देखते हैं अपना इसके आगे हम देखते हैं हमारा है, इसके आगे है हमारा हेडिंग तो हमने देखा कार्य का अर्थ, ठीक है, कार्य हमारा हो गया। उसके बाद हमें क्या देखना है? जीविका। ओके, देन उसके बाद क्या देखना है?
आजीविका। ओके, तो ये जो तीनों हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कार्य का अर्थ होता है, ये जो हमारा कार्य है, कार्य का अर्थ मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि वह कार्य व प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। तो जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? जीविका का मतलब क्या होता है? करियर। ठीक है, कार्य का अर्थ होता है कि हम उसके माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, कार्य के माध्यम से। देन दूसरा है हमारा करियर। जब हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं कि हाँ हमें ये करना है, वो करना है, जिसके माध्यम से हमारा जीविका चलेगा, हमें कोई ना कोई जीविका चाहिए, तभी तो हमारा आगे भरण पोषण हो पाएगा। कोई ना कोई नौकरी वगैरह, जॉब वगैरह चाहिए हमें ना, तो वही हमारा जीविका है। तो हम अपने जीविका के बारे में सोचते हैं जिसे हम करियर भी कह सकते हैं। देन हमारा तीसरा है आजीविका। ठीक है, आजीविका का मतलब होता है नौकरी, जॉब, जो कि हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हम कार्य को देख चुके हैं, फिर हम अपनी क्या देखते हैं? जीविका। जीविका क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जीविका वह साधन है, जीविका वह साधन है जिसके माध्यम से, जीविका वह साधन है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। ओके, तो हमारा क्या है? कार्य हम देख चुके हैं। दूसरा हमारा क्या है? जीविका। तो जीविका वह साधन होता है जिसके माध्यम से हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो जब हम अपने कार्य को करेंगे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, तो देन उसके बाद हमें कोई ना कोई जीविका मिलेगी। ठीक है, जिसके माध्यम से हम आगे अपना भरण पोषण करेंगे। तो जीविका का मतलब क्या हुआ? हमारा करियर, जो कि हम बनाना चाहते हैं। करियर हमारा बन जाएगा तो आगे के लिए हमारे लिए सिक्योर हो जाएगा हमारी लाइफ। ठीक है, तो जीविका जो है हमारे लिए एक नौकरी के रूप में है। ठीक है, जिसके माध्यम से हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। देन हम अपना तीसरा देखते हैं, क्या है हमारा? आजीविका। आजीविका। ठीक है, तो आजीविका के बारे में हम देखते हैं। तो आजीविका हमारा नौकरी व व्यवसाय से कमाया हुआ धन। आजीविका वह है जो नौकरी व व्यवसाय से कमाया गया धन। ओके, आजीविका वह होता है जो नौकरी व व्यवसाय से कमाया गया धन होता है। तो पहले कार्य के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, देन उसके बाद हम कार्य के माध्यम से अपनी जीविका को तैयार करते हैं, अपने करियर को तैयार करते हैं। देन उसके बाद हमें क्या मिलती है? नौकरी, हमें जॉब मिलता है। तो जॉब व नौकरी से जो हमें धनराशि प्राप्त होती है, जो वेतन हमें मिलता है, उसके माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपनी जरूरतों की पूर्ति करते हैं, उसे ही हम आजीविका कहते हैं। इसलिए तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों एक दूसरे पर
आधारित है, क्योंकि पहले हम कार्य करेंगे, उसी के फलस्वरूप हमें लक्ष्य मिलेगा, लक्ष्य मिलेगा तो हमारा करियर हमें मिल जाएगा, जब हमारा करियर मिलेगा, हमारा करियर बन जाएगा तो हमें नौकरी मिल जाएगी, जब नौकरी मिल जाएगी, आजीविका मिल जाएगी तो हमें उससे धन मिलेगा, हमें उससे वेतन मिलेगा, हमें उससे पैसा मिलेगा, जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे, अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। देन मुझे उम्मीद है आप लोग को ये तीनों समझ में आ गया होगा। उसके आगे हम देखते हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो जल्दी से कर लीजिए, नोट कीजिए। ओके, दिन इसके आगे देखते हैं, कार्य जीविका आजीविका हमारा हो गया। देन इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे हमारा हेडिंग है, जो हम अभी जीविका पढ़े ना, तो उस जीविका को चुनते समय हमें खुद से क्या क्या सवाल करने चाहिए, उसके फलस्वरूप हमें अपनी जीविका चुननी चाहिए। तो वही है हमारी हेडिंग कि जीविका चुनते समय, हमारी हेडिंग है कि जीविका चुनते समय ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, तो हमारी हेडिंग हुई कि जीविका चुनते समय ध्यान देने योग्य बातें। अगर हम कोई जीविका, कोई नौकरी चुन रहे हैं अपने लिए, तो उसके बारे में हमें उससे पहले हमें क्या क्या खुद से सवाल करने चाहिए। तो पहला है हमारा योग्य बातें, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है अभिरुचियां। क्या है पहला पॉइंट? अभिरुचियां। ओके, अभिरुचियां। ओके, पहला पॉइंट है हमारी इंटरेस्ट। तो जीविका चुनते समय हम कोई कार्य अगर चुन रहे हैं अपने लिए, जो कि हमें आगे करना है भविष्य में, तो उसके बारे में हमारा इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, हमारी रुचि उसमें होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपकी रुचि उस काम में नहीं रहेगी, तो आपका मन ही नहीं लगेगा, आप उस कार्य को कर ही नहीं पाएंगे, है ना। थोड़ी ही देर में आपको थकान लग जाएगी, आप बोरिंग महसूस करेंगे, आपका कोई भी कार्य उसमें अच्छा ही नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, तो उसमें आपका इंटरेस्ट व आपकी रुचियां होना बहुत जरूरी है। जब आपका इंटरेस्ट रहेगा, तभी आप उस कार्य को कर पाएंगे। तो इसलिए अपनी नौकरी को चुनते समय अपनी रुचियों को जरूर ध्यान देना चाहिए। देन हमारा दूसरा पॉइंट है चुनौतियों का सामना। ओके, हमारा दूसरा पॉइंट है चुनौतियों का सामना। तो जब हम कोई करियर अपना बनाते हैं, कोई नौकरी अपने लिए चुनते हैं, तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो उस प्रॉब्लम को खत्म करके, उस समस्याओं को खत्म करके आगे बढ़ने की अगर आप में क्षमता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अगर आप में क्षमता है, तो फिर आप उस जीविका को चुन लीजिए, आप उस नौकरी को ले लीजिए। अगर उसमें कोई चुनौतीपूर्ण, कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उसे खत्म करके, उसका सामना करके, उसको सॉल्व करके उसके आगे जाने की क्षमता आपकी होनी चाहिए। देन उसके बाद आप उस कार्य को कर सकते हैं, उस नौकरी को आप ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, जो कि जीविका चुनते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा उपयुक्त वातावरण।
माता। ओके, तो तीसरा पॉइंट है हमारा उपयुक्त वातावरण। हम कहीं पर नौकरी करने अगर जा रहे हैं, वहां का वातावरण हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगा तो हम वहां कार्य कर पाएंगे। आप खाने को ही लेकर सुन लीजिए कि आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग वहाँ का वातावरण सही नहीं है, वहां पर गलत गलत सामान मतलब की चीजें खाते हैं जो हम नहीं खाते हैं, तो वहां पर वहां का वातावरण जो है वह अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको अच्छा ही नहीं लगता। वहां जो बन रहा है, जो हो रहा है, वहां बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, वहां पर एक दूसरे को देखकर सब हमेशा जलते रहते हैं, या मतलब कि एक दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार से अगर वहां का वातावरण नहीं सही है तो भी आप वहां नौकरी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप जहां पर आपका वातावरण आपके हिसाब से हो, आपके अकॉर्डिंग हो, वहां पर आप नौकरी ले सकते हैं, क्योंकि वातावरण का सही होना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद हम अपना चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा संपूर्ण ज्ञान। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? संपूर्ण ज्ञान। हम कोई नौकरी, कोई काम अगर कर रहे हैं जो हमें भविष्य में आगे करना है, तो उसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर उसके बारे में हमें ज्ञान ही नहीं होगा, नॉलेज ही नहीं होगी, जानकारी ही नहीं होगी, तो उस बारे में हम क्या करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए जो कार्य आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो देन हम देख लेते हैं जीविका चुनते समय, कोई भी नौकरी अपने लिए चुनते समय ध्यान देने योग्य बातें, जिसमें से हमारा पहला है हमारी रुचियां, जो कि हमारा इंटरेस्ट होता है। जिस काम में हमारा इंटरेस्ट है हम उसे आसानी से कर सकते हैं। देन हमारा दूसरा है चुनौतियों का सामना करना। अगर उस काम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सॉल्व करके आगे बढ़ने की क्षमता आप में होनी चाहिए। देन हमारा तीसरा है उपयुक्त वातावरण। यहाँ पर आप काम कर रहे हैं उस जगह पर जो भी वातावरण है वह आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं तो आप वहां पर आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। देन हमारा चौथा है संपूर्ण ज्ञान। जो भी नौकरी, जो भी कार्य, जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र में रहने के बावजूद आप जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप उस कार्य को कर पाएंगे। तो देन इसके आगे हम देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, देन इसके आगे हम आपको बताते हैं। नोट कीजिए। हो गया? ओके, इसके आगे देखते हैं। ये थी हमारी जीविका चुनते समय ध्यान देने योग्य बातें। तो देन इसके आगे हम देखते हैं जो कि हमारी हेडिंग है भारत के पारंपरिक व्यवसाय। भारत के पारंपरिक व्यवसाय। ओके, तो यह हमारा क्या हुआ? भारत के पारंपरिक व्यवसाय। यह हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना फिक्स है। और वैसे भी ये जो क्लास आपकी है आज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारा कुछ कवर किया गया, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया है। अगर आप पूरी क्लास एक बार ध्यान से देख लेते हैं बिना स्किप किए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे संबंधित नहीं छूटेगा। तो आप लोग पूरा टॉपिक जो है वो पूरी ध्यान से देखिएगा। तो देन इसके आगे हम बात करते हैं भारत के पारंपरिक व्यवसाय। तो भारत के पारंपरिक व्यवसाय क्या होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारा है पारंपरिक व्यवसाय, वे व्यवसाय हैं, भारत के पारंपरिक व्यवसाय
वे व्यवसाय हैं, वे व्यवसाय हैं, पारंपरिक व्यवसाय वे व्यवसाय हैं जो प्राचीन काल से प्राचीन काल से ही प्राचीन काल से ही लगातार होते चले आ रहे हैं। चले आ रहे हैं। तो भारत के पारंपरिक व्यवसाय वे व्यवसाय होते हैं जो प्राचीन काल से ही लगातार होते चले आ रहे हैं और हमारी संस्कृति और कलाओं को भली भांति दिखाती हैं। दिखाती हैं या परिचय देती हैं। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं? भारत के पारंपरिक व्यवसाय। तो भारत के जो पारंपरिक व्यवसाय हैं वह वे व्यवसाय हैं जो प्राचीन काल से ही लगातार चले आ रहे हैं, जो हमारी संस्कृति और हमारे कलाओं को भली भांति दिखाती हैं और प्लस फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हमारी संस्कृति और कलाओं का परिचय देती हैं। ये जो क्या है? भारत की पारंपरिक व्यवसाय। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे हम देखते हैं, ये भारत के पारंपरिक व्यवसाय हो गए जो प्राचीन काल से ही लगातार चले आ रहे हैं। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं कि हमारे भारत के जो पारंपरिक व्यवसाय हैं वे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो भारत के पारंपरिक व्यवसाय में सबसे पहला है हमारा कृषि कार्य। क्या है हमारा? कृषि कार्य। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारा जो भारत है, हमारा जो भारत है वह एक कृषि प्रधान देश है। ओके, हमारा जो भारत है वह एक कृषि प्रधान देश है। तो हमारे भारत के पारंपरिक व्यवसाय में सबसे पहला व्यवसाय है हमारा कृषि कार्य, जो कि भारत का कृषि प्रधान देश, भारत को कृषि प्रधान देश के नाम से जानते हैं। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। देन हम अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं कि हमारे भारत में हमारे भारत में 70% जनता, 70% जो जनता है वह गांव में निवास
गांव में निवास करती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा जो भारत है वह एक कृषि प्रधान देश है। देन दूसरा पॉइंट है हमारे भारत में 70% जो जनता है वह गांव में निवास करती है, गांव में निवास करती है और कृषि पर निर्भर रहती है, कृषि पर निर्भर रहती है। ओके, तो पहला पॉइंट है हमारा कृषि कार्य हमारा एक पारंपरिक व्यवसाय है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है कि हमारा जो भारत है वह एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर 70% जनता जो है वह गांव में निवास करती है, और जो गांव में निवास करती है जनता वह क्या है, कृषि पर ही निर्भर है, कृषि के माध्यम से ही उनका जीवन यापन हो रहा है। अपने परिवार का, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वह कृषि के माध्यम से ही कर रहे हैं, तो इसलिए उनका जीवन जो है वह कृषि पर ही निर्भर है, जो कि गांव में रहते हैं। तो देन हमारा 2 पॉइंट हो गया। इसके आगे हम देखते हैं, ये कृषि कार्य है, इसी के अंतर्गत हमें देखना है। हमारा 2 पॉइंट हो गया। देन हम अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा नकदी फसलें। तीसरा पॉइंट है हमारा नकदी फसलें। तीसरा पॉइंट आता है हमारा नकदी फसलें, जिसमें चाय, कॉफी, इलायची और क्या है हमारा रबर। ओके, क्या है हमारा रबर, जो कि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में सहायक है, जो कि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में सहायक है। ओके, तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है कृषि कार्य के अंतर्गत वो है नकदी फसलें। नकदी फसलों में जैसे हमारा चाय हो गया, कॉफी हो गया, इलायची हो गया, रबर हो गया, इसके अलावा भी कई चीजें होती हैं जो विदेशों में निर्यात की जाती हैं, जिसके फलस्वरूप हमें मुद्रा प्राप्त होती है, जो कि जिससे हमारा आर्थिक मदद हो जाता है, जो कि एक कृषि कार्य के माध्यम से ही हो रहा है, जो हमारे भारत के पारंपरिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। देन इसके बाद हम अपना चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा भारत काजू, नारियल, दूध, अदरक, काजू नारियल, दूध, अदरक, हल्दी और काली मिर्च के उत्पादन में अग्रणी है। क्या है? अग्रणी है। ठीक है, तो हमारे भारत के पारंपरिक व्यवसाय के अंतर्गत हमारा पहला आता है कृषि कार्य। उसके अंतर्गत हमने 2 पॉइंट देखा,
देन हमारा तीसरा पॉइंट है नकदी फसलें, जिसमें चाय, कॉफी, इलायची, रबर, जो कि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में हमारी हेल्प करती हैं। फिर हमारा चौथा पॉइंट है भारत जो है वह काजू, नारियल, दूध, अदरक, हल्दी और काली मिर्च के उत्पादन में अग्रणी है, मतलब कि आगे है। ये सारी ये जो फसलें हैं इनमें हमारा जो भारत है वह सबसे आगे है, मतलब कि प्रथम स्थान पर है। तो इसलिए हमारा ये 4 पॉइंट हो गया। उसके आगे हम अपना देख लेते हैं। आप लोग इसको नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। ओके, देन इसके आगे देखते हैं। पहला है हमारा कृषि कार्य, पहला है हमारा कृषि कार्य। देन हम दूसरा अपना देखते हैं जो कि हमारे व्यवसायिक कार्यों के, पारंपरिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो दूसरा है हमारा मछली पकड़ना। क्या है हमारा? मछली पकड़ना। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है मछली पकड़ना। इसमें हमारा पहला पॉइंट है जो कि हमारे भारत के पारंपरिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि लंबी तटरेखा होने के कारण लंबी तटरेखा होने के कारण लंबी तटरेखा होने के कारण मछली पकड़ना महत्वपूर्ण व्यवसाय है। मछली पकड़ना महत्वपूर्ण व्यवसाय है। ओके, तो भारत के पारंपरिक व्यवसाय के अंतर्गत हमारा दूसरा पॉइंट है मछली पकड़ना। तो हमारा जो भारत है वहां पर लंबी तटरेखा होने के कारण मछली पकड़ना एक महत्वपूर्ण व्यवसाय हो जाता है, क्योंकि जो मछली पकड़ने का कार्य है उससे बहुत ही लोग हैं जो कि वह कार्य करते हैं, जिनसे उनका घर का जो जीवन यापन है उनका वो हो रहा है। किससे? मछली पकड़ने से। उनके परिवार की जो जरूरतें हैं उसी से पूरी की जा रही हैं। उनकी जो आवश्यकताएं हैं वह इसी के माध्यम से पूरी कर रहे हैं। क्या? मछली पकड़ने के व्यवसाय से। देन हम अपना दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है कि तटीय इलाकों के लोग आजीविका के लिए इसी पर निर्भर हैं। तटीय इलाकों के लोग इसी पर निर्भर हैं। इसी पर निर्भर हैं। यही उनकी आजीविका है। ठीक है, यही उनकी आजीविका है। तो अभी कुछ देर पहले हमने आजीविका के बारे में बात किया था, जिसे हम नौकरी के रूप में देख रहे थे, जिससे हमें धन की प्राप्ति हो रही थी, जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे थे। तो यहाँ पर भी वही चीज है, आजीविका। ये मछली पकड़ने का जो है वह व्यवसाय कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। देन उसके बाद ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो मछली पकड़ना इनका आजीविका है, नौकरी है, जॉब है इनकी, जिसके माध्यम से यह अपना भरण पोषण कर रहे हैं। तो देन इसके बाद हम आगे देखते हैं।
हमारा 2 पॉइंट हो गया भारत के पारंपरिक व्यवसाय के अंतर्गत। अब इसके आगे हम अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तीसरा पॉइंट हम अपना देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा हस्तशिल्प। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? हस्तशिल्प। हस्तशिल्प का मतलब है कि हाथ से जो कारीगरी की जाती है उसे हम हस्तशिल्प कहते हैं। हाथ से जो कारीगरी की जाती है उसे हम हस्तशिल्प कहते हैं। ठीक है, देन इसके बाद देखते हैं, इसमें हमारा पहला पॉइंट है हस्तशिल्प के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के हस्तशिल्प और कलाएं लोकप्रिय हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की जो हस्तशिल्प हैं, हस्तशिल्प व कलाएं हैं वह लोकप्रिय हैं। ठीक है, हमारे भारत के पारंपरिक व्यवसाय के अंतर्गत हमारा तीसरा पॉइंट है हस्तशिल्प, जो कि हाथों से कारीगरी की जाती है उसे हम हस्तशिल्प कहते हैं। इसके अंदर हमारा पहला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की जो हस्तशिल्प है, जो कलाएं की जाती हैं, जो हस्तशिल्प किए जाते हैं, वह हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एकदम से लोकप्रिय है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के जो भी हस्तशिल्प व कलाएं हैं वह लोकप्रिय हैं। ओके, देन इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे प्रमुख हस्तशिल्प कौन कौन से हैं जो कि लोकप्रिय हैं। प्रमुख हस्तशिल्प कौन कौन से हैं जो कि लोकप्रिय हैं? तो हम अपना पहला हस्तशिल्प देख लेते हैं, जिसका नाम है, हमारा पहला हस्तशिल्प देख लेते हैं। हम अपना पहला हस्तशिल्प देख लेते हैं जिसका नाम है, जो कि उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है, जिसे हम 16 शिल्प के नाम से जानते हैं, जो कि उड़ीसा में एक प्रसिद्ध हस्तशिल्प है जिसे हम 16 शिल्प के नाम से जानते हैं। देन हमारा दूसरा है कर्नाटक। दूसरा है हमारा कर्नाटक, जहां पर चंदन की मूर्तियां, हाथों से बनाई जाती हैं। ठीक है ना? तो कर्नाटक का जो प्रसिद्ध हस्तशिल्प है, जिसे हम चंदन की मूर्तियां कह सकते हैं, वहां पर चंदन की जो मूर्तियां बनाई जाती हैं हाथों से, वह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है कर्नाटक में। देन हम अपना तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है हमारा महाराष्ट्र, जहां पर वारली चित्रकला बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो हमारी वारली चित्रकला है, जो कि हाथों से बनाया जाता है, वह हमारा बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से यहाँ जाना जाता है। देन हमारा चौथा है राजस्थान, जो कि कठपुतली शिल्प के लिए
कठपुतली शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। देन हम अपना पांचवा देखते हैं। पांचवा है हमारा केरल। पांचवा है हमारा केरल, जो कि नारियल शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। हम अपना छठवां प्रमुख हस्तशिल्प देख लेते हैं, आसाम। आसाम का प्रमुख हस्तशिल्प क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देन इसके आगे हम देखते हैं कि आसाम का जो प्रमुख हस्तशिल्प है, जिसे हम तो हमारा ये छह प्रमुख हस्तशिल्प हो गए, जो कि उड़ीसा का है 16 शिल्प, कर्नाटक का है चंदन की मूर्तियां, महाराष्ट्र का है वारली चित्रकला और राजस्थान का है कठपुतली शिल्प। पांचवा है हमारा केरल का नारियल शिल्प और छठा है हमारा आसाम का बांस का शिल्प, जो कि प्रसिद्ध है, जो कि बहुत अच्छी तरह से किया जाता है, जो कि हाथों से बनाया जाता है। देन इसके बाद हम देख लेते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आप लोग इसे नोट कीजिए। ओके, इसके आगे देखते हैं। ओके, हम इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 3 पॉइंट हो गया है। चौथा है हमारा बुनाई और कसीदाकारी। चौथा व्यवसाय है हमारा बुनाई और कसीदाकारी। ओके, चौथा हमारा जो भारत के पारंपरिक व्यवसायों के अंतर्गत आता है, चौथा है हमारा बुनाई और कसीदाकारी, जिनमें से हम पहला अपना देख लेते हैं। पहला है हमारा लखनऊ। पहला है हमारा लखनऊ, जहां पर चिकनकारी जो बुनाई है, चिकनकारी जो बुनाई है वह जो है लखनऊ में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ की ये जो बुनाई है चिकनकारी, यह बहुत ही अच्छी तरह से की जाती है, जिसकी वजह से यह प्रसिद्ध है। देन हम अपना दूसरा देख लेते हैं। हम अपना दूसरा देख लेते हैं पंजाब। पंजाब, जो कि पंजाब की है फुलकारी। पंजाब की फुलकारी जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। देन हम अपना तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है हमारा बंगाल। तीसरा है हमारा बंगाल, जो कि कांथा के लिए, जो कि कांथा के लिए प्रसिद्ध है। चौथा हम अपना देख लेते हैं कर्नाटक। चौथा हम अपना देख लेते हैं कर्नाटक, जो कि कसूती के लिए प्रसिद्ध है। पांचवा है हमारा महाराष्ट्र। पांचवा है हमारा गुजरात। पांचवा है हमारा गुजरात, जो कि पटोला के लिए प्रसिद्ध है। हम अपना छठवां देख लेते हैं। छठवां है हमारा बनारस। छठवां है हमारा बनारस, जो कि ब्रोकेट के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारे बुनाई और कसीदाकारी में, जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, उनमें से हमारे ये प्रमुख बुनाई और कसीदाकारी हैं, जिनमें से पहला है लखनऊ, यहाँ की चिकनकारी प्रसिद्ध है। पंजाब का फुलकारी प्रसिद्ध है। बंगाल का कांथा प्रसिद्ध है। कर्नाटक का कसूती प्रसिद्ध है। गुजरात का पटोला प्रसिद्ध है और बनारस का ब्रोकेट प्रसिद्ध है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, देन इसके आगे मैं आपको बताती हूँ।
ओके, इसके आगे देखते हैं। तो ये 4 थे हमारे पारंपरिक व्यवसाय के अंतर्गत। अभी हम अपना 5वां देखते हैं। जो हमारा 5वां व्यवसाय है वह है हमारा भारतीय पाक प्रणाली। भारतीय पाक प्रणाली, जिसके अंतर्गत हमारा पहला आता है भारतीय पाक प्रणाली। जो है यह भी हमारा एक पारंपरिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है, जो कि बहुत ही प्राचीन काल से आज तक चला आ रहा है। जिसमें हम अपना पहला देखते हैं। पहला है हमारा सड़क किनारे फूड स्टॉल। पहला है हमारा सड़क किनारे फूड स्टॉल। ओके, देन दूसरा है हमारा 5 स्टार होटल। दूसरा है हमारा 5 स्टार होटल। देन तीसरा है हमारा रेस्टोरेंट एवं ढाबे। रेस्टोरेंट एवं ढाबे। ओके, तो रेस्टोरेंट एवं ढाबे। होटल में हम देख लेते हैं हमारा, जैसे कि ताज होटल हो गया, हमारा ताज होटल हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं हमारा ओबेरॉय होटल हो गया। ओबेरॉय होटल हो गया। हम रेस्टोरेंट व ढाबे में देख लेते हैं हमारा, जैसे कि पंजाबी ढाबा हो गया। पंजाबी ढाबा, पंजाबी ढाबा हो गया, या फिर हमारा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि पारंपरिक भोजन के लिए प्रसिद्ध है। पारंपरिक भोजन के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो पहला है हमारा सड़क किनारे फूड स्टॉल। तो हमारे भारतीय पाक प्रणाली में हमारा पहला है सड़क किनारे फूड स्टॉल, जिसका मतलब है जो कि सड़क के किनारे पर, जैसे कि हमारा गोलगप्पे हो गए, चाट हो गया, छोले हो गए, समोसे हो गए, ये सारे जो हमें सड़क के किनारे मिलते हैं वो एक प्रकार का हमारा रोजगार का साधन है, जो कि भारतीय पाक प्रणाली के अंतर्गत आता है। देन हमारा दूसरा है 5 स्टार होटल, जिसके अंतर्गत जैसे कि हमारा ताज होटल हो गया, ओबेरॉय होटल हो गया, ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे होटल हैं, जहां पर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन के साथ साथ आपको अच्छी सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं। अच्छे भोजन, अच्छे स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ अच्छी सुविधाएं भी आपको मिल जाती हैं। तीसरा हम देखते हैं हमारा रेस्टोरेंट एवं ढाबे। तो रेस्टोरेंट एवं ढाबों के अंतर्गत हमारा है पंजाबी ढाबा, जैसे कि साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। उसके बाद हम देख लेते हैं कि पारंपरिक भोजन के लिए यह हमारा प्रसिद्ध है। जो हमारा यह पंजाबी ढाबा व साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, यह हमारे पारंपरिक भोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो देन हम इसके आगे अपना देख लेते हैं ये हमारा 5वां पारंपरिक व्यवसाय हो गया। अभी हम अपना 6वां देखते हैं कि क्या है जो कि पारंपरिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है।
तो छठा है हमारा चित्रण कला। छठवां जो हमारा व्यवसाय है वह है चित्रण कला। ठीक है, हमारा छठा पॉइंट जो है वह क्या है, चित्रण कला, जो कि पहले के जमाने में जो बड़े बड़े राजा होते थे उनके दरबार में जो चित्रकला बनाई जाती थी, जो पेंटिंग बनाकर लगाई जाती थी, वह बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। तो उसकी वजह से यह भी हमारा एक पारंपरिक व्यवसाय है जो कि पहले के जमाने में राजा लोग ज्यादा अच्छे से करवाते थे और ज्यादा उन्हें इन चीजों का शौक रहता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी जो प्रमुख चित्रकला है वह कौन कौन सी हैं। तो पहला है हमारा, जो पहली चित्रकला है वह है हमारी अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं। ओके, अजंता व एलोरा की गुफाएं, जहां पर मूर्तियों का चित्रण, जहां पर मूर्तियों का चित्रण किया गया है। हम अपना दूसरा देख लेते हैं जो कि प्रमुख चित्रण कला के अंतर्गत आता है, वह है हमारा खजुराहों का मंदिर। क्या है हमारा, खजुराहों का मंदिर। ठीक है, खजुराहों का मंदिर, जहां पर वास्तुकला चित्रकला का मंदिर, जहां पर वास्तुकला और चित्रकला, जहां पर वास्तुकला और चित्रकला दोनों का अद्भुत नजारा मिल जाता है। ओके, तो हमारी चित्रण कला के अंतर्गत हमारा पहला है अजंता और एलोरा की गुफाएं, जहां पर मूर्तियों का चित्रण इतने अच्छे ढंग से किया गया है जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। तो देन हम अपना दूसरा देख लेते हैं जो कि खजुराहों का मंदिर, जहां पर वास्तुकला और चित्रकला इतने अच्छे ढंग से किया गया है जो कि देखने के बाद वह एक अद्भुत नजारा हो जाता है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट अपना देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा चोल राजाओं द्वारा निर्मित, चोल राजाओं द्वारा निर्मित तंजावुर का मंदिर। तंजावुर का मंदिर क्या है हमारा, चोल राजाओं द्वारा निर्मित हमारा तंजावुर का मंदिर। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, देन उसके बाद उसके आगे देखते हैं। आप लोग को दिख तो रहा है ना। ओके, इसके आगे देखते हैं। ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अब इसके आगे हम दूसरा टॉपिक अपना देखते हैं। ओके, भारत के पारंपरिक व्यवसाय का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। उसके आगे हम नया टॉपिक अपना देखते हैं जिसका नाम है कार्य, आयु और जेंडर। कार्य, आयु और
जेंडर। ओके, कार्य, आयु और जेंडर। तो पहला हम देख लेते हैं कार्यस्थल पर। पहला है हमारा कार्यस्थल पर। कार्यस्थल पर आयु और लिंग का प्रभाव। आयु और लिंग का प्रभाव। ये हमारा पहला पॉइंट है, कार्यस्थल पर आयु और लिंग का प्रभाव। तो आयु और लिंग के प्रभाव के अंतर्गत हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कि जो युवा होते हैं वह ऊर्जा लाते हैं और जो हमारे वरिष्ठ होते हैं वो अनुभव लाते हैं। और जो महिलाएं होती हैं वो अपना सीमित योगदान देती हैं। ठीक है, तो कार्यस्थल पर जैसे कार्य, आयु और जेंडर के आधार पर हमारा पहला पॉइंट है कि कार्यस्थल पर आयु और लिंग का प्रभाव। जब हम किसी कार्यस्थल पर होते हैं तो वहां पर कार्य आयु और लिंग के प्रभाव में पहला हमारा देखा जाता है युवा, जो कि ऊर्जा से अपना कार्य करते हैं, और जो वरिष्ठ होते हैं वह अपने अनुभव को लाते हैं, अनुभव के आधार पर कार्य करते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वह अपना सीमित योगदान देकर कार्य को करती हैं। देन इसके आगे हम देख लेते हैं दूसरा पॉइंट है हमारा समाज और दृष्टिकोण पर प्रभाव। समाज और दृष्टिकोण का प्रभाव। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कि जो समाज में दृष्टिकोण बना रहता है कि पुरुष ज्यादा ताकतवर होते हैं, पुरुषों को काम करना चाहिए और महिलाओं को केवल घर का काम करना चाहिए। हमारे समाज का दृष्टिकोण किस प्रकार से है जो कि हमें प्रभावित करती है। तो समाज का दृष्टिकोण यही रहता है कार्य, आयु और जेंडर के अंतर्गत कि पुरुष जो होते हैं उन्हें कार्य करना चाहिए क्योंकि वह ताकतवर होते हैं, उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है, और महिलाएं कमजोर होती हैं, उन्हें घर में ही केवल कार्य करना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से कार्य किए जाते हैं। देन हमारा तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य पर प्रभाव। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। हमारा तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य पर प्रभाव। ओके, स्वास्थ्य पर प्रभाव हमारा तीसरा पॉइंट है जिसके अंतर्गत बच्चों, वृद्धों और महिलाओं के बारे में बात की जाती है। जब किसी कार्यस्थल पर वहां बच्चे भी कार्य कर रहे हैं, वृद्ध भी कार्य कर रहे हैं, महिलाएं भी कार्य कर रही हैं और पुरुष भी कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर हमें उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान देना चाहिए। जहां पर गर्भवती महिलाएं कार्य कर रही हैं, जहां पर छोटे बच्चे हैं कार्य कर रहे हैं, जहां पर वृद्ध हैं जो कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें उनके हिसाब से ही कार्य देना चाहिए जो उनके कार्य क्षमता के अनुकूल हो। नहीं तो उन्हें
नहीं तो उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत हो सकती है, जो कि बहुत ही जोखिम पूर्ण होता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा उनकी कार्य क्षमता होती है, उसी प्रकार से